छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। छात्रों, वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या हम लोग इससे पहले की 2 वीडियोज़ में कर चुके हैं, किंतु परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे आदिकाल, भक्ति काल, भ्रीति काल और आधुनिक काल, ये हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के 4 भाग हैं। इसमें आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। विभिन्न आचार्यों ने आदिकाल की अलग अलग संज्ञाएं दी। जैसे इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी और आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। इसको हमने एक प्रश्नों में समेटा है कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे और आपको वीडियोज़ में हम आपकी इस वीडियोज़ में हम इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि आदिकाल को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। तो छात्रों, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी, आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा और आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु और आदिकाल को प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ये तो आदिकाल की विभिन्न संज्ञाएं हो गई। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के प्रमुख 5 कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अक्सर यह प्रश्न इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आदिकाल के प्रमुख कवियों में नाम चंद बरदाई जी का आता है, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो। उसके बाद दूसरे नंबर के कवि हैं जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो। उसके बाद के कवि हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है कुमार रासो। अगले कवि नरपति नाल जी, जिनकी रचना है बीसल देव रासो। और उसके बाद विद्यापति जी, विद्यापति पदावली, जिनकी रचना है। फिर प्रश्न बनता है आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का। तो छात्रों, आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा हम इससे पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न और बनता है आदिकाल से कि आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो आदिकाल के सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरापा जी हैं और आदिकाल के जैन साहित्य के प्रमुख कवि स्वयंभू। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है
कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सराहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ये तो थी आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। इसके बाद भक्ति काल। छात्रों, जो भक्ति काल है, आदिकाल के बाद का जो समय है, जो मध्यकाल था, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और मध्यकाल के दो भाग थे, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल है वह भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और उत्तर मध्यकाल रीति काल के नाम से। तो भक्ति काल, इस भक्ति काल में प्रमुख दो काव्य धाराएं प्रचलित हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो काव्य धाराओं ने जन्म लिया, एक राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इनसे संबंधित प्रश्न भी बनता है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना का नाम लिखिए। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी 12 प्रामाणिक रचनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्री रामचरितमानस, जो 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि की बारी आती है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। फिर बारी आती है निर्गुण काव्य धारा की। तो निर्गुण काव्य धारा में भी दो काव्य धाराओं ने जन्म लिया। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी दो काव्य धाराएं उत्पन्न हुई। एक है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा माना जाता है और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी के अंतर्गत माना जाता है। जो संत काव्य धारा है, ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, जिनकी प्रसिद्ध रचना बीजक है, जो साखी शबद रामायणी का संकलन है, संग्रह है। इसके बाद सूफी काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे भक्ति काल से संबंधित, जैसे कबीरदास जी के गुरु का नाम आप इससे पहले भी पढ़े होंगे। उनके गुरु का नाम रामानंद था। जायसी के पद्मावत की भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी। अष्टछाप के प्रमुख कवि, अष्टछाप क्या है? या कृष्ण भक्ति की रचना करने वाले 8 कवियों का संकलन है और इस अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की थी और इस अष्टछाप में विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों के नाम इस प्रकार हैं: सूरदास,
कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये प्रथम 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और इसके बाद गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 4 विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। और इसके बाद एक प्रश्न महाकवि सूरदास जी से भी बनता है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। छात्रों, रामचरितमानस की भाषा से भी प्रश्न बनता है। तो ज्यादातर छात्रों को इस बात की जानकारी होगी कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा से भी प्रश्न बनता है कि विनय पत्रिका की भाषा यह एक मुक्तक काव्य है और विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित किंतु ब्रज भाषा है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भक्तिकाल से कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो छात्रों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और कुछ जानकारी भक्ति काल से संबंधित आपको इससे पहले की वीडियो में मिल चुके हैं, वहां से भी अध्ययन करते रहिएगा। थोड़ी सी चर्चा रीतिकाल की भी कर लें। रीतिकाल, इसकी समय सीमा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक के समय को रीतिकाल कहा। रीतिकाल का नाम रीति काल क्यों रखा गया? उसके पीछे कारण है कि इस काल में, इस युग में रीति ग्रंथों की रचनाएं अधिक होने के कारण इस समय को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। अब रीति ग्रंथ क्या होता है? काव्यांग अर्थात रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद आदि के लक्षण एवं उदाहरण। काव्यांगों अर्थात रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद आदि के लक्षण और उदाहरण जिन ग्रंथों में दिए जाते हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहा जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर रीतिकालीन कवियों का भी वर्गीकरण कर दिया गया है, जिनमें रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। ये रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां रही हैं और इन 3 श्रेणियों में सबसे पहले रीतिबद्ध कवि की बात आती है। तो रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, मतीराम, देव और पद्माकर के नाम आते हैं। तो केशवदास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। मतीराम की रचना रसराज इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा ललित ललाम भी मतीराम की रचना है। देव की रचना भावविलास और पद्माकर की रचना है पद्माभरण। इसके बाद रीतिमुक्त कवियों की बारी आती है। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये रीतिमुक्त प्रसिद्ध 4 कवि हैं, जिसमें घनानंद की रचना सुजान सागर, बोधा की रचना, बोधा जिनका पूरा नाम बुद्धसेन है, बोधा की रचना है विरह वारिस और इश्क लता। आलम की रचना है आलम केली, ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। और इसके पश्चात बारी है रीति सिद्ध कवि की। तो बिहारी लाल जी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है, जिनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जो लगभग 723 दोहों का समूह है। छात्रों,
ये रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध की चर्चा करें कि ये रीतिबद्ध क्या होता है। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे उन्हें रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखा गया, और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ अर्थात यानी काव्यांगों का पालन यानी रस, छंद, अलंकार आदि बंधनों का बिल्कुल पालन नहीं किया, वो रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आए। और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे किंतु फिर भी काव्यांग यानी लक्षण ग्रंथ के नियमों का पालन किया, वे रीति सिद्ध कवि अर्थात बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवि थे। छात्रों, रीतिकाल से और भी एक प्रश्न बनता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया। तो आचार्य केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। रीतिकाल में वीर रस की कविता किसने लिखी, तो कवि भूषण ने वीर रस की कविता लिखी। शिवा बावनी, शिवराज भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी को माना जाता, आप सभी लोग जानते हैं। रीतिकाल में अलंकार को काव्य की आत्मा केशवदास जी ने माना, और रीतिकालीन एक भक्त कवि जो चरणदास हैं। छात्रों, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम इसकी चर्चा किए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उस वीडियोस को देखिए, और हम इसका PDF भी आपको भेज देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आधुनिक काल के साथ फिर हम अगले वीडियोस मिलते हैं। धन्यवाद।